नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिंस करियर क्लासेस के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा समर्थन किया है, बहुत प्यार किया है हमारे इस चैनल को। काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं आप लोगों के। प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें। मित्रों, एक टॉपिक हम लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं, प्रतिशत के भाग 3 को। पहला भाग और दूसरा भाग आप लोगों ने काफी पसंद किया है, उसके लिए धन्यवाद। जितने भी क्वेश्चंस इसमें पहले, दूसरे और तीसरे भाग में या आगे इसके भाग जो बनाएंगे, शामिल किए जा रहे हैं, ये सब आने वाले परीक्षाओं के अंतर्गत है। मित्रों, इसके एक एक सवाल को भली भांति सीखने का प्रयास कीजिए और इन सवालों को अगर आप बना ले रहे हैं, उसके बाद आप किसी किताब में जाते हैं या किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र में, इस अध्याय से ये चीज, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए मित्रों, चलते हैं हमारे पहले सवाल पे। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर कोई महिला कितने प्रतिशत अपने उपभोग में कमी करे ताकि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे, या खर्चा जो का त्यों बना रहे, या फिर खर्च में किसी प्रकार का बदलाव न हो। मित्रों, एक बड़ा ही चर्चित पैटर्न है, छोटे परीक्षाओं से लेकर बड़े परीक्षाओं सभी के लिए ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं मित्रों, जब इस तरीके का क्वेश्चन है कि किसी चीज में वृद्धि होने पर परिणाम स्वरूप किसी दूसरी इकाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी हो कि वो प्रभाव रहित हो जाए। इसलिए मित्रों, सबसे पहले हम इसकी व्याख्या करेंगे। चीनी की कीमत में वृद्धि हुई है 20% की, परिणाम स्वरूप हमें उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि वो प्रभाव रहित हो जाए, ना बढ़े कीमत और ना ही घटे। मित्रों, इस तरीके के सिचुएशन में यहाँ पे हम देख सकते हैं, पूरे थीम की बात करें, पूरा निचोड़ निकाले सवाल का, तो किसी चीज में वृद्धि होने पर आपसे कमी का प्रतिशत पूछा गया है। वृद्धि होने पर कमी, आमतौर पर मित्रों क्या होता है, आपको याद होगा, कोई चीज अगर बढ़ता है तो बढ़ने पर आपसे एक्चुअली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि वृद्धि का प्रतिशत बताएं। बढ़ने पर वृद्धि का प्रतिशत पूछा जाता है, और इसके लिए मैंने बोला था कि वृद्धि बटा आरंभिक मान गुणे 100 किया जाता है। लेकिन मित्रों, अगर यहाँ पे देखें तो बढ़ने पे आपसे कमी का प्रतिशत पूछा गया, बढ़ने पर कमी का प्रतिशत, ठीक रिवर्स। जब कोई इकाई बढ़ रही हो तो दूसरी इकाई में कमी का प्रतिशत अगर बताना है तो इसका जो सारांश निकल रहा है वो ये है, बढ़ने पर कमी का प्रतिशत। और इसके लिए इसी नियम को हम रिवर्स में ले जाएंगे, यानी कि वृद्धि जितनी हुई है वो बटा में आरंभिक के बदले हम पीछे से जाएंगे, यानी कि अंतिम मान गुणे 100 करना होगा। वृद्धि का आशय है कि कुल वृद्धि कितनी हुई। स्पष्ट रूप से प्रश्न में दिया गया है कि 20% की वृद्धि हुई है, वृद्धि है 20। अंतिम मान, कोई भी चीज मित्रों बढ़ने के पहले, याद होगा मैंने बोला था 100%, उसमें अगर इन्होंने बताया है कि 20% की वृद्धि हुई है, तब फिर बढ़ करके अपने अंतिम मान के रूप में 120% पे पहुंच चुका होगा। अंतिम मान का मतलब है कोई चीज अगर बढ़ा तो बढ़ने के बाद कितना हो गया, या अगर कोई चीज घटा तो घटने के बाद कितना हुआ। यहाँ पे 20% की वृद्धि हुई तो बढ़कर कितना हुआ, 120 गुणे 100। मित्रों, हो गया आपका आंसर। इसको काट सकते हैं 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। 3 से 50 को भाग लगाएंगे तो 16 सही 2/3% कमी का आएगा, यानी कि 16 सही 2/3% कमी की जाएगी अगर 20% उसकी कीमत में वृद्धि हुई है, और ऐसा करने से उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पिछला सवाल इसी तरीके का भी एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद है कि पिछला सवाल आपको बेहतर समझ में आया होगा। एक बार इसको भी ट्राई करके देखें, क्या वाकई में आपको सवाल समझ में आया कि उसको कैसे हल करेंगे।
आइए मित्रों इसका विश्लेषण करते हैं। किसी व्यक्ति की आय में 16.2/3% की कमी की गई है। अब उसकी आय को कितने प्रतिशत से हम वृद्धि करें तो उसकी आय में किसी भी प्रकार का बदलाव न हो। देखते हैं इसको। 16.2/3% की कमी की गई है, अर्थात ये कमी हो जाएगी 16×3=48 तो 50, यानी कि 50/3% की कमी है। इसको हमने चेंज कर दिया। कितने प्रतिशत की, मान लेते हैं x%, की कितने प्रतिशत की वृद्धि करें तो उसकी आय में किसी भी प्रकार का बदलाव न हो। तो मित्रों आमतौर पे कोई चीज अगर घटती है तो प्रतिशत में उसके कम होने का प्रतिशत आपसे पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे घटने पे बढ़ने का प्रतिशत, कमी होने पे वृद्धि का प्रतिशत पूछा गया है। एक्चुअल में कमी होने पे, घटने पर यदि आपसे उल्टा सवाल यानी कि वृद्धि का प्रतिशत पूछा जाए तो मित्रों इसके लिए रूल के तौर पे आप कमी जो ये वो बटा में अंतिम मान गुणे 100 करना चाहिए। जब भी किसी चीज में कमी हो और दूसरे पक्ष में उसके बढ़ने का प्रतिशत यानी वृद्धि का प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो नियम के अनुसार हम चलते हैं। कमी हुई है कितने की, तो 50/3% की, बटा में अंतिम मान। अगर 50/3 की कहीं कमी हुई है तो घट करके क्या हुआ होगा वही अंतिम मान होगा। तो ध्यान देंगे, कोई भी चीज अपने आप में सबसे पहले 100% होती है, उसमें अगर कमी हुई है 50/3 की तो घट करके क्या हुआ होगा। ये हो गया 300 - 50, 300 - 50 बटा में 3, यानी कि 250/3%। तो मित्रों घट करके ये हो जाएगा 250/3% गुणे 100। हर से हर कॉमन में कट जाएगा, अंश को अंश से भाग लगाएंगे तो 5 बार में, 5 से 100, 20 बार में, यानी कि वृद्धि करनी होगी उसकी आय को 20% से, ताकि उसकी आय पे किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़े। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं 50/3 की कमी हुई है तो कोई चीज घट करके जो बनेगा वही अंतिम मान होगा। अगर आपको घट करके क्या बना जानकारी नहीं होती है तो 100 उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, आरंभिक मान, जिसमें कमी हुई है 50/3 की, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 100, 300 - 50/3, यानी कि 250/3। अब इसको आप भाग लगा सकते हैं, हर से हर को भाग लगाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल है, 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 100, यानी कि 20% की वृद्धि होगी। उम्मीद करते हैं साथियों इस तरीके का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल। आइए मित्रों बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। ये बहुत ही छोटे स्तर का क्वेश्चन है, बहुत छोटे में है, लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कई परीक्षाओं में आपने देखा भी होगा, किताबों में देखा होगा। P Q से 5 गुना बड़ा है तो Q P से कितने प्रतिशत छोटा होगा। P के विषय में जानकारी दी गई है कि P Q के तुलना में 5 गुना बड़ा है, और सवाल है तब Q जो है वो P की तुलना में कितने प्रतिशत छोटा होगा। मित्रों शुरू से, पहले वीडियो के आरंभ से ही या गणित के किसी भी अध्याय के आरंभ से शुरू से आपको यही बोलते आते हैं कि किसी भी सवाल को लाइन बाय लाइन सबसे पहले समझना, उसकी समीक्षा करना ज़्यादा जरूरी है, और फिर वो क्वेश्चन हमको बेहतर तरीके से दिखाई देता है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दो लोगों की चर्चा की गई है, P और Q की। और इस चर्चा में बोला गया है कि ये जो P है Q से 5 गुना बड़ा है। Q की तुलना से ये P 5 गुना है। तो अगर Q को हम x मान लें तो इनका 5 गुना 5x जो P की वैल्यू हो जाएगी। अब सवाल पे आते हैं, Q P से कितने प्रतिशत छोटा है। ये Q इस P के तुलना में कितना छोटा है। तो 5x से अगर 1x हुआ है तो कहीं ना कहीं 4x की कमी हुई है। मित्रों यही कमी का प्रतिशत उनके छोटे होने का प्रतिशत होगा। तो कमी का प्रतिशत निकाल लेते हैं।
कमी का प्रतिशत, कमी बटा में आरंभिक मान गुणे 100। तो कमी हुई है 4x की, आरंभिक मान घटने के पहले क्या था तो वो 5x था, गुणे 100 करेंगे तो उसका प्रतिशत x कैंसिल, 5 से ये 20 बार 20 100 के 80, यानी कि 80% छोटा है। मित्रों ये था इसका जवाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिशत हमेशा वन वे होता है, वो जिस रास्ते से गया है वापसी उसकी उस रास्ते से कभी नहीं होती है। इससे बड़ी अच्छी समझ आती है कि प्रतिशत अगर कहीं से दूसरे जगह जाते समय अगर 20% की वृद्धि या कमी हो रही है तो वापसी में वही 20% की वृद्धि या कमी कभी भी नहीं होगी। तो इस सवाल से आप बेहतर समझ सकते हैं। आइए मित्रों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मित्रों अपने चौथे सवाल की तरफ, तीसरे सवाल की तरह ही ये भी सवाल है, थोड़ा उसका बड़ा रूप है। यहाँ पे दिया गया है ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की समीक्षा सबसे पहले होनी चाहिए कि जो कुछ कहा गया है उसको हूबहू लिखे। 4 लोगों की स्टोरी है ये, ए बी सी और डी के ऊपर एक कहानी। मार्क करेंगे सबसे पहले इनकी दी गई जानकारियों को। ए बी से 25% अधिक है, ये ए इस बी की तुलना में अधिक है 25%। फिर दे रहे हैं बी सी से 40% कम है, ये भी इस सी से कम है 40%। अगली जानकारी है यदि सी डी से 30% अधिक है, सी इस डी की तुलना में अधिक है 30%। अब बारी आएगी इसके सवाल की कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है। उसके पहले मित्रों दी गई इसकी जानकारी के आधार पर सबसे पहले हम इसके प्रारूप को तय करेंगे कि किसका मान कितना होना चाहिए। हम शुरू करते हैं डी से, डी की तरफ से ऐसे ऐसे चलता जाएगा ये तक। डी की वैल्यू हमने जब प्रतिशत में किसी से किसी की तुलना हो, जैसे सी की तुलना डी से की गई है कि सी डी के तुलना में 30% ज़्यादा है, ऐसे में जिसके साथ में तुलना की जाती है प्रतिशत में वो हमेशा 100 होगा। तो प्रतिशत में ये 100% इनकी तुलना में अगर सी 30 ज़्यादा है तो ये होगा 130%। और सी के तुलना में जो डी है वो 40% कम है, अर्थात इनकी वैल्यू का बी केवल 60% है। 130 का 60% इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 78%। 130 था सी, इसके तुलना में 40% ये कम था, यानी कि इसकी वैल्यू का केवल 60% बी रहा होगा, अर्थात 78%। और बी के तुलना में जो ए है इनसे 25% ज़्यादा, बी 78 इनसे 25 ज़्यादा, यानी कि इनकी वैल्यू का 125% रहा। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरीके से 97.5% लिखा है, 97.5%। यहाँ से आप देख सकते हैं 97.5% भी आ गए। अब इनके क्वेश्चन की बारी है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ये ए इस डी से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ से यहाँ कमी कितनी की हो रही है तो 2.5 की। अब कमी के प्रतिशत पे चलते हैं। कमी का प्रतिशत, जैसा कि आपको शुरू से ही इसका नियम मालूम है कि कमी का प्रतिशत निकालना हो तो नियम हो जाएगा कमी बटा में आरंभिक मान गुणे 100। तो कमी हुई है 2.5 की, आरंभिक मान कहाँ से चलने पे तो 100 से चलने पे गुणे 100 करेंगे। 100 से 100 आपका कैंसिल, यानी कि 2.5% की कमी हुई है।
अर्थात ए बी से 2.5% कम है। तो मित्रों इस तरीके के जो भी थोड़े लंबे धारणा वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको इत्मीनान से कूल माइंड होकर के सबसे पहले भाषा के आधार पे उनको तय कीजिए, फिर पूछे गए सवाल का उत्तर डेफिनेटली आपसे निकलेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आइए मित्रों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताए गए सभी सवाल आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी लाभदायक होंगे, आपका साथ देंगे। मित्रों इन सवालों को अपने स्तर पे बनाने का प्रयास करें। यहाँ पे जो विधियाँ बताई गई हैं आपको परीक्षा में अच्छे अव्वल नंबर दिलाने के पर्पज से बहुत संक्षिप्त करके बताई जा रही है। मित्रों उसको सीखने का प्रयास करें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई उपभोक्ता 900 रुपये में 45 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी की घटी हुई कीमत, इस बेसिस के क्वेश्चंस में केवल दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक, चीनी की घटी हुई कीमत ज्ञात करें तथा चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था। दो ही क्वेश्चन, घटने के बाद की कीमत या घटने के पहले की कीमत। इस क्वेश्चन में केवल दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आइए हम दोनों प्रश्नों को यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले दिया गया है 20% की कमी होने पर कोई उपभोक्ता 900 रुपये में 45 किलोग्राम। मान लेते हैं 900 रुपये में पहले चीनी क्या खरीदी जाती थी मालूम नहीं, हम ले लेते हैं x किलोग्राम चीनी खरीदी जा रही होगी। प्रश्न के अनुसार आज भी वही 900 की रकम है, लेकिन चीनी पहले की तुलना में 45 किलोग्राम अधिक खरीदी जा रही है, जिसका कारण दिया गया है कीमत में 20% की कमी। मित्रों यहाँ पे एक चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो रुपए की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। जैसा कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो रुपए की परचेजिंग पावर, जो क्रय शक्ति है, उतनी ही कम हो जाती है। उसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत गिरती है तो रुपए की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ भी उसी चीज को हम इसमें अप्लाई करेंगे। 900 रुपये पहले से जो थे अभी भी वही है, लेकिन कीमत जो पहले था उससे अब 20% नीचे गिर चुका है। यानी कि 20% का प्रभाव इस 900 की रकम पे कितना पड़ा। सबसे पहला स्टेप है दी गई धनराशि पे जो भी कमी या वृद्धि हुई है उसका प्रभाव उस रकम पे कितना पड़ेगा। अर्थात 180 रुपये से 900 रुपये की क्षमता बढ़ गई है। 900 का अगर 20% कीमत इसकी गिरी थी तो इसकी क्रय शक्ति 20% से बढ़ी, अर्थात 900 रुपया केवल 900 की धनराशि नहीं रही, उसकी क्रय क्षमता 180 रुपये बढ़ चुकी है। और इसी बढ़ी हुई क्षमता की वजह से 45 किलो अतिरिक्त मात्रा खरीदी गई। तो अगर 180 में 45 किलो चीनी खरीदी जा रही है तो बता सकते हैं मित्रों कि वर्तमान मूल्य यानी घटा हुआ कीमत क्या रहा होगा। तो इस प्रकार से घटी हुई कीमत प्रति इकाई कितनी होगी। घटी हुई कीमत हो जाएगी मित्रों, हमेशा रकम को मात्रा से भाग लगाते हैं और भाग लगाएंगे, अर्थात 4 रुपये प्रति किलोग्राम ये घटा हुआ मूल्य होगा चीनी का। यानी कि कीमत घटने के बाद 4 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी हो चुकी है। अब आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था। प्रारंभिक मूल्य का मतलब है कि जब चीनी की कीमत घटी नहीं थी तब 1 किलो चीनी कितने की आती थी। मित्रों उसके लिए हमें मालूम है कोई भी चीज घटने बढ़ने से पहले अपने आप में 100% होता है। अब दी गई जानकारी के अनुसार कीमत 20% घटी है, तो कीमत घटने के बाद कितनी हुई होगी 80%। और घटने के बाद जो कीमत 80% है वो 4 रुपये प्रति किलोग्राम है। अर्थात 80% पे चीनी अगर 1 किलो 4 रुपये की है तो जब कीमत घटी नहीं थी 100% थी तब 1 किलो चीनी कितने में आती रही होगी। और मित्रों ये वही रूल है क्रॉस मल्टीप्लाई का, 80 × 80 x बराबर में 100 × 4। 80 के साथ गुणा है तो पक्षांतर करने पे
भाजक के रूप में यहाँ पे आएगा, 0 0 कैंसिल, 4 से 2 बार, 2 से 5 बार, अर्थात पहले कीमत जो थी वो 5 रुपये प्रति किलोग्राम की थी। तो मित्रों इस तरीके से इस जटिल सवाल का उत्तर इकोनॉमिक्स के छोटे से नियम पे जाकर के दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। आइए मित्रों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आप देख सकते हैं सवाल में, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तथा उसका खर्च भी 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हाल ही में कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आपने देखा होगा, कई बार इसके पहले भी पूछा जा चुका है और इधर के कुछ नए परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। आइए मित्रों देखते हैं इस तरीके का प्रश्न जो प्रचलन में आ चुका है कैसे हल किया जाएगा। सबसे पहले ये प्रश्न आय और व्यय पे आधारित है, तो आय के नियम को हम मार्क करेंगे कि आय क्या होती है। आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, जैसा कि पहले वीडियो में आप देख चुके होंगे। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला और दूसरा, प्लीज उसको देखें, उसके बाद ही आपको ये सब चीज समझ में आएगा। मेरे प्रयास यही रहा है कि बेसिक से हर चीज उठा करके हाई लेवल तक हम आपको प्रश्न दें और दिखाएं। मित्रों यह है हमारा आय का नियम, आय बराबर खर्च प्लस बचत, जिसमें आय हर हाल में किसी भी व्यक्ति की प्रतिशत में 100 होगी। अब बढ़ते हैं की जानकारी पे। अपनी आय का 80% हिस्सा ये खर्च कर देते हैं, तो खर्च हमने रखा 80%। 100 की आय में से अगर 80 का खर्चा हुआ तो स्वाभाविक है 100 माइनस 80 यानी कि आय माइनस खर्च, बचत दे देगा आपको और बचत हो जाएगा कितने का, तो 20% का। अब उसके बाद इन्होंने बहुत सारे प्रश्न में कंडीशंस डाले गए हैं, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो। आय 100 है, इसको अगर हम 20 बढ़ाएंगे, जैसे इनकी आय 100 की थी उसमें 20 की वृद्धि बता रहे हैं, यानी कि आय बढ़ के हुई होगी 120%। दूसरा कंडीशन है उसका खर्च भी 10% बढ़ जाए। मित्रों खर्च इनका पहले से 80 है, अगर वो 10 बढ़ेगा तो अपने आप का 110% हो जाएगा। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि कोई भी इकाई अपने आप में व्यक्तिगत तौर पे जो उसकी वैल्यू होती है वो 100% होती है। अब उसमें अगर 10% की वृद्धि की बात की गई है तो 100 में 10 बढ़ के 110%, तो इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी 88%। 120 की आय है, 88% अब उनका खर्च है, तो स्वाभाविक है मित्रों अब बचत क्या रहा होगा उनका 32%। 120 माइनस 88 32%। अब सवाल है कि प्रतिशत वृद्धि बताएं उनके बचत का, उस व्यक्ति का। पहले उसकी बचत थी 20%, जो बढ़ करके हो गई कितनी 32%, तो वृद्धि कितने की हुई 12%। तो मित्रों अगर वृद्धि का प्रतिशत निकालना है तो नियम वही है, वृद्धि बटा आरंभिक मान, यानी कि शुरुआती दौर में क्या था तो 20 गुणे 100। अब इसको इजिली इससे कैंसिल करेंगे, 12×5 = 60, अर्थात कि उसके बचत में जो वृद्धि हुई है वो 60% की है। तो मित्रों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो और इसके क्वेश्चन ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और हमें भी एक सहानुभूति, साहस मिले कि हम और भी अच्छे वीडियोज लेके आपके लिए आए जो परीक्षा के बिल्कुल अनुरूप हो। अब मित्रों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। हाँ मित्रों चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल अपने आप में बहुत ही चर्चित है, बहुत ही चर्चित पैटर्न है, आप लोगों ने देखा भी होगा। किसी कॉलोनी में 60% लोग X समाचार पत्र पढ़ते हैं, 40% लोग Y समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा 20% दोनों पत्र पढ़ते हैं। यदि 240 लोग कोई भी पत्र नहीं पढ़ते हैं तो कॉलोनी में कुल कितने लोग हैं। मित्रों आमतौर पे इसको वेन डायग्राम, वेन आरेख के आधार पर से सवालों को बनाते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 2 वेन डायग्राम, X समाचार पत्र के लिए और एक Y समाचार पत्र के लिए। जानकारी में दिया गया 60% लोग X के अंतर्गत हैं, 60% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो Y समाचार पत्र पढ़ते हैं और 20% दोनों पढ़ते हैं। 20% जो कॉमन रूप से है दोनों।
अच्छा मित्रों, जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो इसलिए विश्लेषण के समय विशेष ध्यान देना है कि ये सारी इकाइयां, जो 3 इकाइयां आपको दी गई है, समाचार पत्र एक्स वाई तथा दोनों को पढ़ने से संबंधित इकाई समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे जरूर लिखेंगे एक बार, इकाइयां समान होनी चाहिए। इनका इकाइयों का समान होना जरूरी है। इसके अलावा हमको जो जानकारी दी है समाचार पत्र नहीं पढ़ने वालों का, यानी कि एक्स को और वाई को, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनकी संख्या आपको दी गई है 240 हो गई। तो मित्रों, हमें इन सभी जानकारियों को नहीं पढ़ने वालों की तरफ केंद्रित करना होगा। देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे। केवल एक्स में कितने लोग हैं जो एक्स समाचार पत्र पढ़ते हैं, एक्स यानी कि केवल इतनी संख्या, जिसमें वाई समाहित न हो, वाई शामिल न हो, तो केवल एक्स निकालेंगे। पूरे एक्स का मान 60, जिसमें 20% लोग ऐसे हैं जो वाई में भी शामिल हैं, यानी कि एक्चुअल में जो एक्स में है वो 40% समूह होगा। उसी तरह केवल वाई से संबंधित जो है, केवल वाई एक समाचार पत्र वाई, लेकिन वो एक्स में नहीं है, इस तरीके की भीड़ है कितनी, 40, जिसमें 20% वाई में शामिल है, उनको हम बाहर करेंगे। इस प्रकार से 20% लोग ही ऐसे हैं जो केवल वाई समाचार पत्र से संबंधित हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स और वाई दोनों से संबंधित हैं, यानी कि उनकी संख्या भी है 20%। इस तरीके से कुल समाचार पत्र पढ़ने वालों का, समाचार पत्र पढ़ने वालों का कुल जो प्रतिशत बन रहा है वो है मित्रों 80। किसी भी समूह की टोटल इकाई का 100% वैल्यू में से अगर 80% जनसंख्या समाचार पत्र से संबंधित है, तो जो नहीं है उनका प्रतिशत है 20। 20% ऐसे हैं जो ना तो एक्स समाचार पत्र पढ़ते हैं और ना ही वाई समाचार पत्र पढ़ते हैं, और उनकी संख्या 240 है। अर्थात कि 20% का मान यदि 240 है, तो पूरी कॉलोनी जो 100% लोगों की है उनकी संख्या क्या होगी। तो मित्रों, यहाँ पे भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 गुणे एक्स बराबर में 240 गुणे 100, एक्स के साथ गुना है तो पक्षांतर करने पे भाजक के रूप में नीचे, और इजीली इसको काट सकते हैं। अर्थात 1200 लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। तो मित्रों, एक चर्चित पैटर्न है, स्पेशली आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है कि जो 3 इकाइयां आपको किसी एक्स से और वाई से और तथा दोनों से रिलेटेड है वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि ये भी पत्र पढ़ने वाले हैं, ये भी पत्र पढ़ने वाले हैं, वहीं पे 20% लोग जो हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इकाइयां समान होंगी। अगर इकाई समान नहीं होगा तो इसको समान रूप से हमें करना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। हाँ मित्रों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। पिछले सवाल को आपने देखा, बेहतर समझे होंगे, उसी के रिगार्डिंग ये अगला सवाल भी है। किसी परीक्षा में 77% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 34% गणित में फेल हुए तथा 13% दोनों में फेल हुए और 784 दोनों में पास हुए, तो कुल छात्रों की संख्या थी। मित्रों, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था इकाई बराबर होनी चाहिए, उसी के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से इसको हम 2 वेन डायग्राम के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको। ये अंग्रेजी विषय को लेकर के है। अगला गणित विषय के अनुसार 77% छात्र है जो गणित में अंग्रेजी में पास हुए। ये पास कैंडिडेट्स की गिनती हमको दी गई है। उसके बाद बोल रहे हैं 34% ऐसे हैं जो गणित में फेल हुए। यहाँ पे हमने मित्रों देखा इकाई अलग अलग हो गई, एक में पास होने की बात कही गई है, दूसरे में फेल होने की बात कही गई है, और दोनों को मिला करके जो दिया गया है कि 13% दोनों में फेल हुए, ये भी फेल का है, 13% इसमें भी फेल है। तो मित्रों, इकाई बराबर करने के लिए हमें इस पास को फेल में बदलना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत तौर पे अंग्रेजी विषय की बात करें तो अपने आप में ये 100% माना जाएगा, जिसमें कि 77% लोग पास है, तो फेल संख्या हो जाएगी माइनस करने पे 23%। तो यहाँ पे वैल्यूज बराबर करने के लिए, यानी कि सबको फेल के क्राइटेरिया में रखने के लिए
77 के बदले हम 23% को रखेंगे। इस हिसाब से इनकी इकाइयां बराबर हो चुकी है। अब मित्रों बिल्कुल उसी तरीके से केवल अंग्रेजी की वैल्यू यानी कि केवल इंग्लिश में जो फेल हुए उनका प्रतिशत क्या, तो 23% टोटल अंग्रेजी में है। इसमें से 13% उनकी संख्या भी है जो गणित को लेकर के है। तो केवल अंग्रेजी की बात करें तो माइनस करने पे 10% छात्र ऐसे हैं जो केवल इस अंग्रेजी में फेल है। ठीक उसी प्रकार से गणित को निकालेंगे। पूरे गणित की वैल्यू दी गई है 34% की, उसमें से 13% लोग कॉमन है, तो माइनस करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 21%। उसके बाद दोनों विषय अंग्रेजी और गणित को मिला करके जो लोग फेल हैं उनकी संख्या है 13%। इस तरीके से कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है जो फेल, क्योंकि मित्रों अगर एक विषय में फेल है, चाहे अंग्रेजी में चाहे गणित में, या फिर 2 विषय में फेल है, ऑन होल मिलाकर के वो फेल की श्रेणी में है। ऐसे में इनका टोटल ले लेते हैं, ये बना आपका 4 और ये बना 4, यानी कि 44% लोग हैं जो फेल हैं। 100% छात्रों की संख्या रही होगी जिसमें 44% यदि फेल है तो पास हुए होंगे 56%, और 56% पास होने वालों की वैल्यू 784 है। 56% पे अगर 784 छात्र है तो कुल छात्रों की संख्या यानी कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 56 गुणे x बराबर में 784 गुणे 100, x के साथ जो गुणा है पक्षांतर करेंगे समीकरण के नियम के अनुसार, तो 56 भाजक के रूप में है। अब मित्रों आप इसको इजीली भाग लगा सकते हैं। 7 से भाग लगाएंगे, 7 और 6 56, 8 बार में 7 से इसको 7 एकम 7 दूनी 14, फिर 8 से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 एकम 8, 8 चौके 32, अर्थात कुल संख्या 1400 छात्रों की परीक्षा में भाग ली गई। तो मित्रों ध्यान रहे इकाइयों को, इस तरीके के क्वेश्चन 2 तरीके के आते हैं, जिसमें एक इकाई आपको समान दी जाती है, दूसरे में यदि इकाई समान ना हो तो कुछ इस तरीके से समान करके सेम वे उसको हल करें। हाँ मित्रों बढ़ते अपने अगले सवाल पे। यहाँ पे आपको दिया गया है किसी भिन्न के अंश को 200% तथा हर को 160% बढ़ा दिया जाए तो जो परिणामी भिन्न है वो 7/13 हो जाती है, मूल भिन्न था। तो मित्रों इस तरीके का क्वेश्चन काफी चर्चित रहा है इन दिनों परीक्षाओं में, इसलिए मैंने स्पेशली इसको दिया है। आइए देखते हैं एक बार इस तरीके से। अच्छा मित्रों सबसे पहले किसी भिन्न की बात होती है तो स्ट्रक्चर x/y के रूप में यानी कि अंश और हर के रूप में आएगा, और अंश और ये नीचे की संख्या हर होती है, यानी अंश बटा हर भिन्न होता है। अब हमको जानकारी में क्या दिया गया है कि किसी भिन्न के अंश को, यानी कि अगर x उसका अंश है तो उसमें 200% की वृद्धि। जैसा कि मित्रों हम शुरू से इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो हमें जानकारी होगी कि कोई भी चीज अपने आप में हमेशा से 100% होती है। अब ये अंश है, ये भी अपने आप में 100% है, उसमें अगर 200% बढ़ाने की बात की गई है तो ये बढ़ करके अपने आप का 300% हो चुका होगा। उसी प्रकार से इसके हर को बढ़ाने के लिए बोला गया है कितना, 160%, तो 100 पहले से था, 160 अब बढ़ा तो बढ़ करके अपने आप का 260% हुआ होगा, और तब जाके जो नई भिन्न बनी है वो 7/13 बस हो चुका है। तो इसको भाषा पर हमने रख दिया है इसलिए। अब आइए हल करते हैं। हर से हर इजली कट रहा है। अंश की बात करें तो ये आपस में कट रहे हैं 2 से 15 बार और 2 से 13 बार, यानी कि 15x बटा में 13y के रूप में आया, जो कि बराबर है 7/13 के रूप में। दो भिन्नों के बीच में जब भी बराबर का चिन्ह हो, गणितीय रूल है आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो मित्रों ये हो जाएगा 15x गुणे 13, x को थोड़ा बड़ा करता हूँ यहाँ पे, बटा में 13y गुणे 7 के रूप में।
अब मित्रों आपस में जो कुछ भी भाज्य है इसको हम भाग के रूप में ले लेते हैं। 13 से 13 आपका कैंसिल हो गया। जो फाइनली x और y के साथ में बच रहा है वो 15/7 बन रहा है और यही जो है आपका मूल भी हो जाएगा। तो मित्रों उम्मीद करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस अब आपसे इजीली बनेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। हाँ मित्रों चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने, किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में हमको 50,000 होनी बताई गई है। जैसे विषय बता रहे हैं कि 10% की दर से प्रति वर्ष अगर वो बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन भी परीक्षाओं में काफी देखने को मिलते हैं। वर्तमान जनसंख्या 50,000 की है, प्रति वर्ष 10%, 3 साल तक हर साल 10% की वृद्धि होगी। यानी कि पहले साल 10% जनसंख्या बढ़ेगी, उसके बाद फिर से 10% बढ़ेगी और तीसरी साल में भी 10%। मतलब अगर वर्तमान जनसंख्या ये है अपने आप में 100% है, इसमें अगर 10 की वृद्धि हुई तो बढ़ करके अपने आप की 110% हो जाएगी पहले साल। दूसरे साल इस जनसंख्या का फिर से 10% वृद्धि यानी कि बढ़ के अपने आप का 110% होगी और उसी प्रकार से तीसरे वर्ष भी अपने आप का बढ़ के 110% होगी। अब देखते हैं जनसंख्या कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस में कैंसिलेशन पे बहुत ध्यान देंगे, बहुत इत्मीनान से। 2 0 2 0 4 0 2 2 4 0, फिर आपके 2 0 से नीचे 2 0 कैंसिल हो जाएगा। आइए मित्रों इसको इजीली गुणा करते हैं। 5 गुणे 11 11 11, अगर 11 का घन आपको याद है 1331 और एक 0 भी है यहाँ पे, उसको लगा देंगे। अब इजीली इसको गुणा करेंगे, कुल जनसंख्या का पता चलेगा। 5 0 0, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 और 1 16 इसमें जाएगा। 5 एकम 5, 1 6। तो ये हो जाएगी कुल जनसंख्या वहाँ की जो 3 वर्षों के बाद होगी। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी परीक्षा में दिए जाए तो 2 तरीके से पूछा जाता है। 3 साल बाद की जनसंख्या, या फिर पूछा जा सकता था 3 साल पहले की जनसंख्या क्या है। तो मित्रों उसको मैं 3 साल पहले में x, तो अगले साल वो बढ़ा होगा 10, यानी कि बढ़ के हुआ 110%, फिर अगले साल बढ़ के हुआ 110%, फिर अगले साल बढ़ के हुआ 110%, और इस तरीके से वर्तमान में जनसंख्या 50,000 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी ये जनसंख्या से 3 साल पहले की है, और यहाँ पे 50 साल यानी वर्तमान से हम 3 साल और आगे गए तो 3 साल बाद की जनसंख्या ये है। तो मित्रों उम्मीद करते हैं इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज इनका अभ्यास करें, इन प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जल्द ही हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।